वे भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय से BHMS 2013 में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पुणे से किया है। श्री साईनाथ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी इलाहाबाद से इन्होंने MD साइकेट्रिस्ट में 2017 में भीमराव अंबेडकर से किया है। होम्योपैथी के सिद्धांतों और अभ्यास में अल्पकालिक आवासीय अग्रिम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रथम योग्यता डॉक्टर कासिम चिंथानावाला द्वारा 22वें आवासीय स्नातकोत्तर होम्योपैथिक समर स्कूल का आयोजन किया गया। 7 होम्योपैथिक अस्पताल परिसर और अनुसंधान केंद्र नागपुर 2014 के बीच आयोजित किया गया था। संगीत समारोह में विश्व होम्योपैथी दिवस 2017 पर सहाय फाउंडेशन की ओर से होम्योपैथी में उत्कृष्टता पुरस्कार इन्हें दिया गया था। इन्होंने BHMS और MD सेक्रेटरी से किया है। इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं और ये ज्वाइंट सेक्रेटरी है होम्योपैथिक रिसर्च फाउंडेशन के और ये लाइफ मेंबर है एशियन होम्योपैथिक मेडिकल लीग के, एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर के और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के। इनके बहुत सारे पब्लिकेशंस भी हुए हैं, थ्योरेटिकल पेपर्स के, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पेपर के, क्लिनिकल रिसर्च पेपर्स के। इन्होंने बहुत सारे साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में पेपर की प्रेजेंटेशन दी है, इंटरनेशनल साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस में। आज का इनका विषय है क्रॉनिक किडनी रोग में होम्योपैथी की भूमिका। तो डॉक्टर गौरंग गुप्ता, आपका IFP इस मंच पर दोबारा फिर से बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। धन्यवाद मैम। यस सर। तो आई होप स्लाइड्स विजिबल है अभी। यस सर, स्लाइड्स विजिबल है। ओके, तो आज का मेरा टॉपिक है रोल ऑफ होम्योपैथी इन क्रॉनिक किडनी डिजीज। ये वर्क डन है गौरांग क्लिनिक एंड सेंटर फॉर होम्योपैथिक रिसर्च में। ये हमारा सेंटर है। हम डायरेक्टली CKD पर आते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज। इसके दूसरे कुछ नाम मेडिकल रीनल डिजीज भी होता है, या ओल्ड टर्मिनोलॉजी है CRF, क्रॉनिक रीनल फेल्योर। ये सभी को मालूम है कि एक प्रोग्रेसिव डिजीज होती है एंड इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं किडनी में। इसका मतलब जो भी पैथोलॉजी है वो इरिवर्सिबल पैथोलॉजीज होती है, नेक्रोसिस होती है, और सीरम क्रिएटिनिन ग्रेजुअली इसमें बढ़ता जाता है ब्लड में, जिसमें कि ब्लड में टॉक्सिसिटी बढ़ती है। जो भी इम्प्योरिटीज हैं जो किडनी का काम होता है फिल्टर करके रिमूव करने का, वो किडनी जब नहीं कर पाती है तो उससे ब्लड में टॉक्सिसिटी बढ़ती है। मॉडर्न साइंस में इस किडनी के ऊपर कोई भी मेडिसिन काम नहीं करती है। मॉडर्न मेडिसिन में जो अप्रोच है वो है हीमोडायलिसिस, कि डायलाइजर के थ्रू ब्लड को ये इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है थ्रू ऑस्मोसिस, एंड या तो दूसरा ऑप्शन होता है रीनल ट्रांसप्लांट। मेडिकली थेरेपेटिकली कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है मॉडर्न साइंस में। जो पेशेंट्स को जो समस्या आती है वो है कि कुछ इकोनॉमिक एंड लीगल इश्यूज, जो आर्थिक रूप से जो मरीज उतना सक्षम नहीं है कि रेगुलर डायलिसिस करा पाए या ट्रांसप्लांट करा पाए, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। क्योंकि समझ लीजिए उनको एक तरह से उनको साइडलाइन कर दिया जाता है, उनके लिए कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं बचता है। और जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है वो अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, और अल्टीमेटली ऐसे केसेस में जब तक भी बॉडी जो है अपने को सस्टेन कर पाती है तब तक करती है, वरना फिर डेथ हो जाती है। तो हमारे सामने सवाल ये था कि क्या होम्योपैथी सीरम क्रिएटिनिन को कम करने और GFR को इम्प्रूव करने में कारगर है। इस उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कुछ जो कॉमन कारण है क्रॉनिक किडनी डिजीज के, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे कारण हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी किडनी का जो डैमेज होता है उसके पीछे जो कारण है वो है डायबिटीज से, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, या जिनको लंबे समय से हाइपरटेंशन है, BP की समस्या बहुत लंबे समय से चली आ रही है, उनके किडनी डैमेज होती है,
या जो लोग बहुत ज्यादा दवाओं पे निर्भर रहते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन पे, विशेषकर जो पेन किलर्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, और जो बुखार की दवा है जैसा पैरासीटामोल वगैरह जो मेडिसिन है, ये काफी डैमेजिंग होती किडनी के लिए। और एक और ग्रुप है इसमें ऑफ मेडिसिन, वो है एटीटी, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट जिन लोगों में चलता है, उनमें भी बहुत कॉमनली हम लोग पाते हैं कि किडनी फेलियर हो जाता है। बच्चों में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कई माँ बाप होते हैं जो बहुत ही चिंता करते हैं बच्चों की सेहत को लेके, और बच्चे को अगर थोड़ा भी बुखार आता है, 99 बुखार आता है या 100 फीवर आता है, तुरंत वो पैरासीटामोल देना शुरू कर देते हैं और लगातार पैरासीटामोल देते हैं। जरा सा जैसे ही इफेक्ट कम होता है मेडिसिन का, जैसे फीवर बढ़ना शुरू हुआ फिर दवा दे दिया। वो करते तो अच्छे उद्देश्य से हैं, लेकिन उनको उनको ये नहीं पता होता कि किडनी पे इसका कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है। और अक्सर हम लोग पाते हैं कि बहुत ही कम उम्र में, 5 से 10 साल की उम्र में ही बच्चों की किडनी डैमेज हो जाती है। सो ये हमारा जनरली ट्रीटमेंट प्लान रहता है किडनी डिजीज में। जो भी अभी तक के आपने हम लोग के प्रेजेंटेशंस देखे हैं, उससे ये उस रूटीन से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, साथ ही साथ हम लोग ऑर्गन स्पेसिफिक रेमेडीज भी देते हैं, जिसमें कि क्यूप्रम आर्ट्स एंड ईल सीरम मोस्ट कॉमनली यूज है। एलोपैथिक जो एंटी हाइपरटेंसिव एंड एंटी डायबिटिक मेडिसिन है, उसको हम लोग अलाउ करते हैं, हम उसको मना नहीं करते हैं। लेकिन जो मरीज अनिच्छुक है, जो मरीज नहीं चाहते कि वो एलोपैथिक दवाएं लें, उनमें हम लोग होम्योपैथी से डायबिटीज को या हाइपरटेंशन को मैनेज करते हैं। या फिर कुछ ऐसे मरीज जिनमें की एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है लेकिन उससे मेंटेन नहीं हो रहा है, ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन नहीं हो रहे हैं, तब हम लोग पैरेलल होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं। एंड उनमें कई मरीजों में हम लोग देखते हैं कि जो मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा था एलोपैथिक से, वो होम्योपैथी के स्टार्ट होने से वो और काफी बेटर मैनेज हो जाता है। एनासार्का या एडिमा के जो केसेस थे, उसमें हम लोग ने साथ में या तो एपिस मेलिफिका इन 30 पोटेंसी या फिर एपोसाइनम टिंचर को प्रिस्क्राइब किया एज अ डायूरेटिक। हम लोग आते हैं मॉडल केसेस में। सो ये पहला केस है, 34-year-old hypertensive anemic male consulted on 1st March 2015 for treatment of CRF। उसको थोड़ा नौजिया रहता था, खाने के समय वीकनेस रहता था, बैकएक रहता था। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में आप देख सकते हैं कि ब्लड प्रेशर 170/110 है। सो ऑलमोस्ट मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है, एंड मोस्ट लाइकली इसी वजह से उसके किडनी में डैमेज हुआ है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि उसको एटीटी ट्रीटमेंट भी दिया गया, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट दिया गया 9 महीने के लिए 2011 से 2012 तक। ये भी एक को एग्जिस्टिंग फैक्टर है जिसकी वजह से किडनी पे काफी दुष्प्रभाव हुआ होगा। बाकी उसके अलावा आप देख सकते हैं ट्रीटमेंट हिस्ट्री कि वो अक्सर कुछ पेन किलर्स जैसे सेरिडोन, एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक्स, क्रोसिन, कॉम्बिफ्लेम, ये सब दवाएं वो अक्सर यूज करता रहता था। सो ये उसके ओरिजिनल रिपोर्ट्स हैं। पेशेंट एनीमिक है, हीमोग्लोबिन इज एट 9%, बिकॉज किडनी डिजीजेस में सीआरएफ के केसेस में आप अक्सर पाएंगे कि इडिमा सॉरी एनीमिया होता है, हीमोग्लोबिन लो होता है, बिकॉज एरिथ्रोपोइटिन जो कि एरिथ्रोपोइसिस को कॉज जो इनिशिएट करता है ब्लड फॉर्मेशन को, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन को, वो किडनी से इनिशिएट होता है। तो सीआरएफ में किडनी डिजीज में एरिथ्रोपोइटिन की कमी की वजह से हीमोग्लोबिन डाउन होने लगता है एंड एनीमिया होने लगता है। क्रेटलिन आप देखेंगे कि 6.6 था, यूरिया 106, एंड यूरिन में उसको प्रोटीन आ रहा है 2+, प्रोटीन यूरिया हो रहा है। तो हाइपोप्रोटीनीमिया की वजह से, दैट इज ब्लड में प्रोटीन की कमी की वजह से, उसको एनासार्का एंड एडिमा होगा, सूजन होगी। अल्ट्रासाउंड में फाइंडिंग्स आप देख सकते हैं कि किडनी का साइज थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। जो लेंथ 10 सेंटीमीटर होती है वो 9 सेंटीमीटर एंड 8.5 सेंटीमीटर आपको दिख रही है लेफ्ट एंड राइट में। साथ ही साथ कुछ चीजें जो अल्ट्रासाउंड में देखी जाती हैं, कॉर्टिकल एकोज सीआरएफ के केसेस में बढ़ जाती है, एंड जो कॉर्टिको मेड्युलरी डिफरेंशिएशन होता है, किडनी के कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला का जो डिफरेंशिएशन है वो खत्म होने लगता है अल्ट्रासाउंड में।
सो ये उसकी पर्सनल हिस्ट्री है पेशेंट की। पेशेंट वॉज अ टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, वेरी एम्बिशियस, अग्रेसिव, हाईली इरिटेबल एंड वेरी फास्टिडियस रिगार्डिंग हिज वर्क। उसको अक्सर माइग्रेन रहता था एंड उसके लिए वो पेन किलर लेता रहता था, जो कि हम लोग ने अभी पीछे उसके हिस्ट्री में देखा था। ये उसके रूब्रिक्स थे जिसके आधार पर दवा का चुनाव किया गया। एलिमेंट फ्रॉम अब्यूज ऑफ मेडिकामेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है सीआरएफ के केसेस में, जो कि आपको अक्सर मिलेगा। फास्टिडियस, एंगर्ड इजली, एंगर एट ट्राइफल्स, ऑप्टिमिज्म, बाकी रूब्रिक्स आप देख सकते हैं। अब्यूज ऑफ मेडिकामेंट्स बहुत कॉमन कॉजेटिव फैक्टर है किडनी डिजीजेस में, एंड जब हम रेपर्टाइज करते हैं सीआरएफ के केसेस को, तो ये एक बहुत ही अच्छा एंड बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन रूब्रिक आपके लिए हो सकता है। तो ये आप रिपर्टाइजेशन चार्ट सामने देख सकते हैं। इसमें अब्यूज ऑफ मेडिकामेंट्स में आप देखिए ये सब मेडिसिन कवर नहीं करती। कुछ मेडिसिन हैं जैसे कि नक्स वोमिका, आर्सेनिक, पल्सैटिला, नाट्रोम्योर, सल्फर एंड नाइट्रिक एसिड, इन मेडिसिन में ये रूब्रिक कवर्ड है। तो ये हमारे डिफरेंशियल सीधे सीधे बन सकता है, ये एलिमिनेटिव सिम्टम भी बन सकता है जिन मरीजों में मेडिसिन को ओवर यूज करने से, अब्यूज करने से अगर सीआरएफ हुआ है, आप इस एलिमेंट फैक्टर को ले सकते हैं और अपने रिपर्टाइजेशन चार्ट में आप इसको एलिमिनेटिंग सिम्टम की तरह यूज करके बाकी मेडिसिन को फिल्टर आउट कर सकते हैं, और फिर जो मेडिसिन बचती हैं उसमें से बाकी रूब्रिक्स के आधार पर चुनाव किया जा सकता है। सो रेपर्टोरियल एनालिसिस ये सामने है, एंड नक्स वोमिका किस आधार पे दिया गया वो भी आपके सामने है कि पेशेंट का जो नेचर था, इरिटेबल और छोटी छोटी बात पे गुस्सा होना, शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर, फास्टिडियस एंड वेरी एम्बिशियस, एंड ऑल्सो कॉजेशन पेन किलर्स, इसके आधार पर उसको नक्स वोमिका अलॉन्ग विथ क्यूप्रामार्स एंड रोल्फिया दिया गया, क्योंकि आपने देखा कि उसके ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई था। इतना मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन होने की वजह से फर्दर किडनी डैमेज होता जाएगा, इसलिए हमको एंटी हाइपरटेंसिव भी यूज करनी पड़ी ताकि जिससे कि फर्दर किडनी डैमेज ना हो। सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट नक्स वोमिका was raised to 200 from 30 and subsequently to 1000, and cupramars and rolfia were given as required. ये आप देख सकते हैं इस पेशेंट का सीआरएफ चार्ट। तो सीआरएफ चार्ट में आप देखेंगे कि डेट के साथ साथ उसका यूरिया, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड सीरम क्रिएटिनिन लेवल्स यहां पर मेंशन्ड है। ये आगे मैं आपको ग्राफिकली दिखाता हूं। सो ये है उसका यूरिया का चार्ट, सीरम यूरिया का चार्ट, जो 106 पे था मार्च 2015 में। इतने साल के फॉलोअप के बाद मार्च 2022 में आप देख सकते हैं कि उसका फाइनल यूरिया है 44.2 पे। इनफैक्ट मार्च 2015 से लेके मार्च 2016, इस एक साल के दौरान ही उसका उसका यूरिया काफी मैनेज हो गया था, एंड उसके बाद से करीब करीब स्टेबल कंडीशन पे चल रहा है विद माइनर फ्लक्चुएशंस। ये उसका क्रिएटिनिन का चार्ट है। ये भी आप देख सकते हैं कि करीब करीब जैसे यूरिया का चार्ट, ये जो यूरिया का चार्ट है ग्रीन कलर में, सेम पैटर्न आपको क्रिएटिनिन में भी दिख रहा है। इसका मतलब दो पैरामीटर्स में दिख रहा है कि एक्चुअली मेडिसिन ने वर्क किया है। ये एक क्रॉस चेक होता है पैरामीटर का। सो दो पैरामीटर इसलिए देखे जाते हैं ताकि हो सकता है किसी पेशेंट में क्रिएटिनिन एंड यूरिया की वैल्यू के मेजरमेंट में कोई चेंजेस हो, कोई उसमें डिस्क्रिपेंसी हो, कोई रिपोर्ट की डिस्क्रिपेंसी हो। इसलिए दो पैरामीटर्स को हमेशा इसमें साथ में लेकर चलना चाहिए, जिसमें कि बेस्ट पैरामीटर्स हैं क्रिएटिनिन एंड यूरिया। ये जीएफआर है। ईजीएफआर जो कि कैलकुलेट होता है क्रिएटिनिन से, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्रिएटिनिन रिड्यूस होना चाहिए, साथ ही साथ जीएफआर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो आप देख सकते इनिशियली ये पेशेंट हमारे पास जब आया था तो इसका जीएफआर था 9.7, दैट इज कॉल्ड ईएसआरडी। इसको बोलते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज। इसका मतलब ये ऑलमोस्ट ट्रांसप्लांट वाली कंडीशन में था ये पेशेंट, एंड वहां से अपलिफ्ट होके इसका क्रिएटिनिन जीएफआर 49.3 पर आ गया।
हम चलते केस 2 पर। ये भी हाइपरटेंसिव पेशेंट है, नॉन डायबिटिक, एंड ही कंसल्टेड फॉर सीआरएफ। उसके भी एडिमा था, दोनों लोअर आईलिड्स में पफिनेस थी विद वीकनेस एंड इजी फटीग। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में ब्लड प्रेशर 180 by 94. So he was advised Arcamin, Lasix. Lasix is a diuretic, Angzit, Olmar, Orthodac by allopathic physician. ये उसकी इनिशियल रिपोर्ट्स हैं। 3.12 क्रेटनिन है 5 जुलाई 2012 में। एंड यूरिन में प्रोटीन यूरिया नहीं है, एल्ब्यूमिन ट्रेसेस में है। एंड किडनी का साइज भी टोटली श्रंकन नहीं है, जो 10 सेंटीमीटर होना चाहिए वो राइट में 91 मतलब 9 सेंटीमीटर है, लेफ्ट में 8.6 सेंटीमीटर है। सो सक्सेसफुल बिजनेसमैन लिविंग हैप्पीली with family and the only son. He got his son married in a well-to-do family. The behavior of his daughter-in-law was very rude, not only for him and wife, but also towards his son. He used to get angered easily. He got angered easily, but had to suppress his anger to maintain peace in the family. Later, he became sad, depressed, pessimistic toward life, and developed aversion to meet or talk to anyone. उसको डिप्रेसिव सिम्टम्स होने लगे, कि वो अकेले रहना, लोगों से बात नहीं करना, लाइफ में इंटरेस्ट ना होना, किसी से ज्यादा मिलना जुलना नहीं। So these were the rubrics: ailments from grief, sadness, pessimism, aggravation from consolation, cowardice, sentimental. So आप यहाँ देखेंगे, यहाँ हमने एलिमेंट फैक्टर फ्रॉम अब्यूज ऑफ मेडिकमेंट्स नहीं लिया है। इस पेशेंट में किडनी डिजीज, किडनी डैमेज वो मेडिसिन की वजह से नहीं हुआ है, वो लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन की वजह से एंड मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन की वजह से हुआ है। ये रहा उसका रिपर्टरी चार्ट। So based on these symptoms, ailments from grief and suppressed anger, sadness, pessimism, and aggravation from consolation, natrum mur was selected as the constitutional remedy. So natrum mur 30, along with our nosological medicine Cupramars 30 and Rolfia serpentina for blood pressure was prescribed. फिर ट्रीटमेंट के दौरान नैट्रम म्योर को 200 पे भी बढ़ाया गया एंड रोल्फिया को कंटिन्यूड रखा गया। ये आप उसका क्रेटनिन का चार्ट देख सकते हैं, सीआरएफ का चार्ट आप देख सकते हैं। फॉलोअप्स में डेट्स 5 जुलाई 2012 से लेकर एंड 1 जून 2015 तक। सो ऑलमोस्ट 3 इयर्स का फॉलोअप है। और आप देख सकते हैं कि क्रेटनिन जो 3.12 था वो 27 फरवरी 2013 मतलब रफली 8-9 महीने के बाद उसका क्रेटनिन ऑलमोस्ट नॉर्मल रेंज पे आने लगा और अप्रैल में उसका नॉर्मल रेंज में के अंदर आ गया था 1.4। उसके बाद 2 साल उसका नॉर्मल रेंज में क्रेटनिन रहा एंड अल्टीमेटली जब उसका ऐसी स्टेबल कंडीशन चल रही थी तो हमने उसका इलाज बंद कर दिया। सो ये रहा उसका क्रेटनिन सॉरी यूरिया का ग्राफ 65.6 से लेके 36 पर, जो कि नॉर्मल वैल्यू है। क्रेटनिन का चार्ट इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप देख सकते हैं कि 3.12 से एंड नॉर्मल रेंज में इसका आ गया था मार्च 2013 में, सॉरी अप्रैल 2013 में 1.4 वैल्यू जो आपको दिख रही है सबसे नीचे, ये नॉर्मल वैल्यू है एंड उसके बाद रफली वो नॉर्मल के रेंज में चलता रहा। ये उसका जीएफआर का चार्ट है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसका जीएफआर था 21 एंड अल्टीमेटली वो पहुंच गया 77 पे। ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट इन जीएफआर। केस 3 पर हम चलते हैं। 70-year-old hypertensive diabetic male patient consulted on 27th October 2016. He had poor appetite, weakness, puffiness of face in morning, bilateral pedal edema. He had fracture of right femur in 2014. आप देख सकते हैं कि ऑल्दो वो हाइपरटेंसिव पेशेंट है बट उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में है। He was on injectable insulin for the last 20 years along with Ditor and Ecosprin for hypertension. So basically यहाँ पर प्रॉब्लम हाइपरटेंशन नहीं, यहाँ पर प्रॉब्लम है डायबिटीज।
लॉन्ग टर्म डायबिटीज उसको रही है, एंड वो भी इंसुलिन डिपेंडेंट रही है। इसका मतलब कि उसको सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज रहता था, इस वजह से ही वो इंसुलिन पे डिपेंडेंट था। सो अनकंट्रोल्ड एंड लॉन्ग टर्म क्रॉनिक डायबिटीज की वजह से उसकी किडनी में डैमेज हुआ। सो जब पेशेंट हमारे पास आया तब क्रेटनिन उसका 4.2 था, यूरिया 214। यूरिन में आप देख सकते हैं कि एल्ब्यूमिन यूरिया है, इस केस में प्रोटीन यूरिया हो रहा है। एंड किडनी का साइज रफली 9 सेंटीमीटर इन राइट, सॉरी राइट में 8.5 सेंटीमीटर, लेफ्ट में ऑलमोस्ट 9 सेंटीमीटर है। सो ये है पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री। ही वाज अ रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय with a habit of chewing tobacco, very irritable, used to shout in anger, non-vegetarian patient, and desire like very high desire for spicy food. So ये उसके rubrics थे: angered easily, shouting in anger, dictatorial, egotism, abrupt, censorious, desire for tobacco, एंड डिजायर फॉर स्पाइसी फूड। ये दोनों बहुत मार्क थे इस पेशेंट में। सो ये आप चार्ट देख सकते हैं, ये रेपर्टोरियल चार्ट है। सो आप देखेंगे कि यहाँ पर फॉस्फोरस टॉप पे है, फिर भी हम लोग ने इस केस में फॉस्फोरस को प्रिस्क्राइब नहीं किया है। रीजन ये है कि जो उसका टोबैको डिजायर है वो काफी मार्क्ड होता है नक्स वोमिका में, एंड जो एंगर एलिमेंट है, फॉस्फोरस की पर्सनैलिटी इज वेरी सिंपैथेटिक, वेरी इमोशनल, वेरी अटैच्ड, एक्सट्रोवर्ट नेचर। नक्स वोमिका की जो पर्सनैलिटी होती है वो होती है श्रूड, एंग्री, अब्रप्ट, रूड नेचर, बहुत ही एम्बिशियस नेचर, सेंसोरियस नेचर, लोगों को हर समय टोकना, लोगों को हर समय करेक्ट करना। फॉस्फोरस की बहुत ही प्लेजेंट एंड मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है, बहुत सिंपैथेटिक नेचर होता है, इनफैक्ट एम्पैथेटिक नेचर होता है, दूसरे के दर्द को देख के वो परेशान होने लगते हैं। नक्स वोमिका का जो पर्सनैलिटी होगी, उसको दूसरे के तकलीफ से कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं होगा, उस वो कुछ हद तक सेल्फिश नेचर को होता है, सिर्फ अपना स्वार्थ देख के चलता है। दूसरे का वो तभी सोचेगा जब उसमें भी उसका अपना कोई मतलब निकल रहा होगा, तब वो दूसरे को हेल्प करेगा या उससे कुछ रिटर्न में चाहेगा। इस टाइप की डिप्लोमेटिक पर्सनैलिटी होती है नक्स वोमिका। सो इस आधार पर नक्स वोमिका, सॉरी, फॉस्फोरस को छोड़कर नक्स वोमिका इस पेशेंट में प्रिस्क्राइब किया गया। सो नक्स वोमिका एंड क्यूप्रामार्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग ने एंटी हाइपरटेंसिव कोई भी प्रिस्क्राइब नहीं किया है होम्योपैथी में, एंड इवन हम लोग ने एंटी डायबिटिक ट्रीटमेंट भी कुछ भी नहीं दिया है। साइजीजियम टिंचर यहाँ पर हमने नहीं यूज किया है, उसके लिए एलोपैथी पे ही रिलाई किया गया, क्योंकि वो स्टेबल कंडीशन में चल रहा था, इसलिए उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया। ये उसका सीआरएफ चार्ट आप देख सकते हैं, अक्टूबर 2016 से लेकर दिसंबर 2017, मतलब 14 मंथ्स का फॉलोअप है ये। सो यूरिया का जो ट्रेंड है वो आप देख सकते हैं, 214 से 119 तक आया, एंड क्रिएटिनिन 4.2 से 2.9 तक आया। नॉर्मल रेंज पर नहीं आया है, लेकिन फिर भी क्रिएटिनिन रिड्यूस हुआ है। एंड ये रहा जीएफआर का चार्ट। मैं जल्दी इस नेक्स्ट केस को डिस्कस करता हूं, ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस करना चाहता हूं। 52 years old hypertensive patient, diabetic patient, consulted on 15 June for the treatment of CRF with rapidly increasing serum creatinine. He had oligouria, moderate pedal edema, hyperglycemia and polydipsia. सो इन पेशेंट का फोन आया, इनसे फोन पे बात हुई, और इन्होंने बताया कि इनका क्रिएटिनिन जो है, जो स्टेबल कंडीशन में चल रहा था काफी समय से, अराउंड 2 पॉइंट के आसपास, वो अभी कुछ 4.6 के आसपास इनका क्रिएटिनिन है, अचानक से 2-3 दिन के अंदर। तो इनको हम लोग ने बताया, और उसके बाद फिर जब 15 जून को इनका फिर से फोन आया, तब इन्होंने बताया कि 2 दिन पहले जो क्रिएटिनिन चेक कराया था वो था 4.6 पे, प्रेजेंट क्रिएटिनिन इनका 6 पॉइंट समथिंग है, जो कि आगे रिपोर्ट्स में है। सो साथ ही साथ इनको ओलिगोयूरिया था। ओलिगोयूरिया मतलब कि यूरिन आउटपुट इनका रिड्यूस होता जा रहा है,
जिससे कि दिखता है कि सडनली इनके क्रिएटिनिन ने फंक्शन रिड्यूस होना शुरू हो गया एंड किडनी जो है शट डाउन होती चली। सो पीडियल इडिमा भी उसको हो रहा है, इसका मतलब हाइपोप्रोटीनीमिया है, हाइपरग्लाइसीमिया है एंड पॉलीडिप्सिया जो कि इंक्रीज थर्स्ट। सो आप देख रहे हैं कि ओलिगो यूरिया भी है पेशेंट को, यूरिन आउटपुट नहीं हो रहा लेकिन फिर भी पॉलीडिप्सिया है। पॉलीडिप्सिया मींस कि ज्यादा थर्स्ट होना। तो जब वाटर आउटपुट नहीं हो रहा है, यूरिन आउटपुट नहीं हो रहा है, तो आइडियली तो उसको प्यास नहीं लगनी चाहिए पेशेंट को, बट यहाँ पर प्यास बढ़ती जा रही। उसका रीजन क्या है कि वो जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं उनमें फ्लूइड इकट्ठा होता जा रहा है जो कि एडिमा है। तो इसका मतलब जो भी बॉडी में फ्लूइड है वो यूरिन में आउटपुट भी नहीं हो रहा और बॉडी में एडिमा बढ़ता जा रहा है और फिर भी पेशेंट की थर्स्ट इंक्रीज होती चली जा रही है। साथ ही साथ पेशेंट को क्रॉनिक लिवर डिजीज भी है, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज के साथ में। फैमिली हिस्ट्री आप देख सकते हैं। सो इमीडिएटली हम लोग ने पेशेंट को एडवाइस किया कि आपको डायलिसिस स्टार्ट करना चाहिए। ये हमारी बेस्ट एडवाइस थी, क्योंकि जितनी स्पीड से उसका क्रिएटिनिन इंक्रीज हो रहा था उसको इमीडिएटली मैनेज करने के लिए डायलिसिस को स्टार्ट करना जरूरी था। अगर हम उसको ना भी एडवाइस करते तो हमको काफी श्योर है कि 2-4 दिन के अंदर ही आ जाती कि डायलिसिस स्टार्ट करनी पड़ती। सो रादर देन कि वो सिचुएशन आए तब उसको कोई और एडवाइस करे, इट इज ऑलवेज बेटर एंड वी विल ऑलवेज हैव द अपर हैंड अगर हम किसी को सही एडवाइस देते हैं। इसलिए उसको हम लोग ने एडवाइस किया। तो जब हम लोग ने उसको एडवाइस किया, उसको 4 यूनिट्स होल ब्लड चढ़ाया गया, 4 यूनिट्स ऑफ FFP फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज किया गया। इस टाइम पर जब पेशेंट ने हमको कंसल्ट किया है तो उसका हीमोग्लोबिन था 5.9। तो आप देखिए उसकी ऐसी सिचुएशन थी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिक्वायर्ड था। यूरिया 213 एंड क्रिएटिनिन वाज एट 6.68। तो इन्होंने बताया कि 2 दिन पहले 4.6 था, इसका मतलब 13 जून को, एंड 15 जून को 6.6 था। So you can see, owing to rapidly increasing creatinine, he was advised hemodialysis along with commencing homeopathic treatment. हम लोग ने अपना ट्रीटमेंट भी स्टार्ट किया, बट इनको एडवाइस किया कि आपको डायलिसिस स्टार्ट करना पड़ेगा। सो 9 दिन के अंदर इनकी 5 डायलिसिस करी गई, मतलब पूरे हफ्ते में करीब करीब डेली इनकी डायलिसिस करी गई। ऑल्टरनेट डेज पे आप कह सकते हैं, ऑलमोस्ट 10 डेज में 5 टाइम्स। उसके आगे क्या हुआ उस पे हम लोग आगे आएंगे। फिलहाल पहले मैं आपको बताता हूं कि साथ ही साथ किस बेसिस पे हम लोग ने इनको प्रिस्क्राइब किया। पेशेंट बिजनेसमैन, ये बिजनेसमैन है एंड लॉयर्स की फैमिली है। तो इनके यहाँ का घर का माहौल ही ऐसा है सारे लोगों में कि बहुत ही ज्यादा टोबैको कंजम्पशन, अल्कोहल कंजम्पशन। ही वाज द पेशेंट वाज एडिक्टेड टू अल्कोहल। और यू वोंट बिलीव, इनके जो ब्रदर हैं उनको भी क्रॉनिक लिवर डिजीज है, उनको भी CLD है। सो इनका इंप्रूवमेंट जब हुआ तब लेटर ऑन करीब 1 महीने बाद फिर वो भी हमारे पास इलाज के लिए आए। सो एनी हाउ ही वॉज वेरी इरिटेबल, वेरी अब्रप्ट इन नेचर, एंगर फ्रॉम कॉन्ट्रडिक्शन, टेंडेंसी टू स्क्रीम। तो जैसा कि आप सोच सकते हैं कि जो एक मैं उसको बहुत सही वर्ड्स में नहीं कह सकता, लेकिन सही वर्ड यही है कि जो उस टाइप के माहौल में होते हैं जहाँ की बहुत ही लड़ाई झगड़े टाइप का माहौल है घर में, और जहाँ की बहुत ही मॉरल्स एंड मैनरिज्म्स नहीं है, एक दूसरे को चिल्लाना, एक दूसरे को गाली गलौज करना, या बहुत ही कैजुअल केयरलेस एटीट्यूड, उस टाइप से रहना, कभी भी कुछ भी दवा ले लिया, कभी भी अल्कोहल ले लिया। इनफैक्ट इनको सब्सटेंस अब्यूज का भी प्रॉब्लम था, ये मुझे बाद में बताया गया, काफी टाइम बाद बताया गया। सो ये आप देख सकते हैं इनका कॉजेशन अल्कोहल कंजम्पशन। सो जो हमारा पहला केस था उसमें कॉजेशन था अब्यूज ऑफ मेडिकमेंट्स, यहां पर आपको अल्कोहल भी एज अ कॉजेशन रूब्रिक मिलता है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस कॉजेशन, बाकी जो भी उनके सिम्टम्स थे नेचर एंड बिहेवियर के, एंगर फ्रॉम कॉन्ट्रडिक्शन, शाउटिंग इन एंगर, इरिटेबल, डिक्टेटोरियल नेचर, बहुत ही ज्यादा लोगों को सुपरसीड करना, लोगों को बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग करना, कोई भी अगर इनको कुछ समझाता है तो गुस्सा हो जाना, कॉन्ट्रडिक्शन से बहुत ज्यादा गुस्सा, कोई भी इनके खिलाफ नहीं बोल सकता, इनके अगेंस्ट नहीं बोल सकता, कोई इनकी बात नहीं काट सकता, हाईली इगोइस्टिक, जरा सा भी अगर किसी ने कोई बात कह दिया तो तुरंत उस बात को अपनी ईगो पे ले लेना, अपने मान सम्मान पे ले लेना,
बहुत ही जिद्दी स्वभाव, ऑब्स्टिनेट, डिजायर फॉर स्पाइसी फूड एंड डिजायर फॉर टोबैको, ये बहुत मार्क था इनमें। स्टूल डार्क, तो स्टूल डार्क हो सकता है सीएलडी की वजह से माइल्ड मेलिना बीच बीच में इनको रहता हो। साथ ही साथ एक रीजन ये भी हो सकता है इस केस में कि ड्यू टू एनीमिया इनको आयरन सप्लीमेंट्स चल रहे थे जिससे कि स्टूल डार्क होने के चांसेस रहते हैं। बट सीवियर एसाइटिस, ब्लोटेड डिस्टेंडेड एब्डोमेन। सो पीछे रूब्रिक्स की लिस्ट में, यहाँ पर लिस्ट में एक रूब्रिक मिसिंग है। एसाइटिस के बाद डिस्टेंशन भी है, जो कि यहाँ नीचे आपको रिपर्टरी चार्ट में दिखेगा, वो वहां पर मिस हो गया है। सो डिस्टेंशन भी इन पेशेंट में था। सो फाइनली अगेन नक्स वोमिका वाज प्रिस्क्राइब्ड इन दिस केस बेस्ड ऑन द टोटल हिस्ट्री, ऑन द टोटलिटी। एक बार हम फिर से पीछे चार्ट में चलते हैं और एक बार देखते हैं जो हमारा कॉजेशन है ये कहाँ कहाँ पर कवर हो रहा है। तो कॉजेशन ऑफ अल्कोहल आप देखिए, नक्स वोमिका, आर्सेनिक, सल्फर, चिनोमम सल्फ, सीपिया, कैलकेरिया, ऑरम, ऑरममेट एंड ब्राइनिया, ये मेडिसिन हैं जो एलिमेंट फैक्टर फ्रॉम अल्कोहल कंजम्पशन को कवर करते हैं। So Nux vomica, cupramars were prescribed along with apocidum because काफी moderate ascites भी था एंड एनासार्का भी था, इसलिए एपोसाइनम साथ में दी गई उनका एडिमा एंड एनासार्का मैनेज करने के लिए। तो जो मैंने आपको बोला था कि मैंने इन पेशेंट को डायलिसिस के लिए रेफर किया एंड इनकी 9 दिन के अंदर 5 डायलिसिस हुई, और फिर मैंने बोला था कि मैं आगे इस चीज को डिस्कस करता हूं। अब इस सीआरएफ चार्ट को अगर आप डेट वाइज देखिए तो मैं आपको बताता हूं। 15 जून को जो पहला एंट्री है, 15 जून को जब इनका क्रिएटिनिन 6.68 था, जब हमको अप्रोच किया तब इनको डायलिसिस एडवाइस करी गई। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हैं रेड इंक में कि 5 सेशंस ऑफ हीमोडायलिसिस वर डन ड्यूरिंग 9 डेज। तो बेसिकली इन 9 दिन के दौरान हमने अपना इलाज भी शुरू किया और पेशेंट को बोला कि आप जो है डायलिसिस कराइए, दोनों चीजें साथ में चलती रही। सो जो थर्ड एंट्री है 22 जून की, 26 जून की, इस दिन जब ये अपने नेक्स्ट डायलिसिस के लिए पहुंचे, मे बी ऑन द 11th डे जब ये अपने नेक्स्ट डायलिसिस के लिए पहुंचे, तो इनका क्रिएटिनिन वहां पर जब मेजर किया गया सेंटर में तो वो था 3.64। सो जो भी नेफ्रोलॉजिस्ट थे उन्होंने बोला कि आपका क्रिएटिनिन अभी जिस तरह से पहले बढ़ रहा था अभी उतना इंक्रीज नहीं हुआ है कि इस स्टेज पे हमको डायलिसिस करने की जरूरत हो, तो आज की आपकी डायलिसिस रहने देते हैं, आप 2 दिन बाद आइएगा तब जरूर आपको डायलिसिस कराना है। सो नेक्स्ट फिर इनको 5 दिन बाद बुलाया गया। सो 22 जून के बाद 27 जून को 5 दिन बाद जब ये पेशेंट वहां पर पहुंचे तो एक्सपेक्टेड था कि इनका क्रिएटिनिन 3.6 से फिर से बढ़ के 5 या 6 के अराउंड पहुंचा होना चाहिए था और इनकी डायलिसिस करनी पड़ती। लेकिन जैसा कि आप देखेंगे वो बढ़ने के बजाय 3.6 से सीधे 1.8 आ गया, 50% रिडक्शन विद इन 5 डेज। फिर उसके बाद डॉक्टर को पहली बात तो जैसा कि इन्होंने पेशेंट ने खुद ही बताया कि वो डॉक्टर बिल्कुल सरप्राइज हो गए, ही वाज शॉक कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने फिर से टेस्ट कराया, उन्होंने क्रॉस चेक किया इस वैल्यू को। जब क्रॉस चेक किया गया तो दूसरा रिपोर्ट भी करीब करीब इसी वैल्यू के आसपास आई। सो इन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, हो सकता है कोई फैक्टर रहा हो, बट आप नेक्स्ट विजिट पे आइएगा तब जरूर आपकी डायलिसिस करनी पड़ेगी। सो 2 जुलाई को ऑलमोस्ट फिर से 5 दिन बाद जब ये वहां पहुंचे तो रफली सेम वैल्यू थी 1.6 के पास। उसके तो इनकी डायलिसिस फिर से नहीं करनी पड़ी। उसके बाद पेशेंट ने नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना बंद कर दिया। और आप देख सकते हैं कि रेगुलर इनका ट्रीटमेंट चलता है, हमारे पास चल रहा है, एंड इनकी वैल्यू 1.2, 1.3, 1.15 ऑलमोस्ट नॉर्मल लेवल पर मेंटेन। लास्ट वैल्यू आप देख सकते हैं 17 जनवरी 2024 को इनका क्रिएटिनिन वैल्यू 1.46 पे। सो वेरी ब्रीफली मैं आपको बताऊंगा कि 2015 में हम लोग ने सीआरएफ पर एक स्पेशल स्टडी कंडक्ट किया और उसको हम लोग ने पब्लिश किया था एडमिट जर्नल में, जो कि नेशनल जर्नल है। उसमें ये स्टडी को पब्लिश किया गया। ये उसके कुछ प्रीव्यूज है उस स्टडी के, जो पब्लिश पेपर है।
ये स्टडी 160 केसेस की थी, वेल डायग्नोज्ड पेशेंट्स ऑफ CKD. द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वाज सीरम क्रिएटिनिन एंड GFR. इसमें इंक्लूजन क्राइटेरिया था नॉन डायलाइज्ड केसेस. सो ऑल्दो मैंने अपना केस नंबर 4 जो आपको दिखाया है वो ड्यूरिंग डायलिसिस वाला है, बट इस तरह के केसेस उस स्टडी का पार्ट नहीं थे. उस स्टडी में सिर्फ वही केसेस लिए गए जिनमें की डायलिसिस नहीं चल रहा एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया. ये इक्वेशन होती है जिससे कि क्रिएटिनिन से हम GFR कैलकुलेट कर सकते हैं. इस इक्वेशन को यूज किया गया था eGFR को कैलकुलेट करने के लिए. इस इक्वेशन को MDRD इक्वेशन कहते हैं एंड ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड इक्वेशन. इसी तरह तुमने एक फोटो जो आउटकम था वो असेसमेंट किया गया बेस्ड ऑन GFR. तो अगर GFR बढ़ा तो इम्प्रूवमेंट, अगर GFR ऑलमोस्ट स्टेबल कंडीशन पर था तो SQ, एंड अगर GFR कम हो गया सो वो नॉट इम्प्रूव केस था. सो ओवरऑल स्टेटस आफ्टर ट्रीटमेंट जो था 52 केसेस इम्प्रूव आउट ऑफ 160 विच इज 32%. स्टेटस को 43 विच इज 26%. नॉट इम्प्रूव्ड इज 65 केसेस 40%. यहां एक बात आप गौर करिएगा, स्टेटस को जो केसेस होते हैं जिसमें कि कोई भी चेंज नहीं हुआ, ये भी एक तरह से इंप्रूवमेंट की कैटेगरी में आता है. क्योंकि सबसे पहले स्लाइड में जो मैंने आपको बताया था कि किडनी डिजीज इरिवर्सिबल एंड प्रोग्रेसिव डिजीज होती है. इसका मतलब समय के साथ बीमारी बढ़ती जाती, क्रिएटिनिन बढ़ता जाता. तो अगर आपने क्रिएटिनिन की गति को उसकी बढ़ोतरी को बराबर भी कर लिया है, उसको अगर स्टेबल भी कर लिया है, तो भी एक तरह से वो इंप्रूवमेंट की कैटेगरी में आता है कि जो बढ़ते रहना चाहिए था वो बढ़ नहीं रहा है, वो उसी जगह पर स्थिर हो गया. तो ये भी एक तरह से अपने में अचीवमेंट होता है जो कि स्टेटस को केसेस हो. सो ये एक ओवरव्यू है सिर्फ स्टेज 5 के केसेस का. स्टेज 5 जो होती है जिसमें कि GFR बिलो 10 होता है, इसका एक ओवरव्यू है. आप केसेस देख सकते हैं इसमें. इसमें आप देख सकते हैं इनिशियल एंड फाइनल GFR, एंड ओवरऑल आप देख सकते हैं कि 2 केसेस थे जो कि स्टेज 5 से स्टेज 2 में आ गए. मतलब कि सिर्फ क्रिएटिनिन में कमी या GFR में बढ़ोतरी नहीं हो रही, पूरी स्टेज चेंज हो जा रही है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बाद. सेम आप देख सकते हैं कि स्टेज 5 से स्टेज 3 में 3 केस आ रहे. सो नंबर्स भले ही बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो चीज को असंभव बोला जाता है वो यहाँ संभव होता दिखाई देता है. ऐसे ही ये स्टेज 4 का ओवरव्यू है. स्टेज 4 में आप देख सकते हैं कि 3 केस थे जो कि स्टेज 4 से स्टेज 2 में आ गए, जो कि एक तरह से बिगनिंग की स्टेज होती, स्टेज 2. ऐसे ही स्टेज 4 से स्टेज 3 में आ गए जो कि इंटरमीडिएट स्टेज होती. सो GFR में इतना इंप्रूवमेंट आया कि ओवरऑल स्टेज में ही रिडक्शन आ गया. और जो मैंने आपको पीछे स्लाइड दिखाया है, ये जो स्टेज 5 है, इसको मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं, इसको ESRD बोलते हैं, एंड स्टेज रीनल डिजीज. इसमें डायलिसिस सिर्फ तब तक करी जाती है जब तक कि हफ्ते में 2 बार या 3 बार डायलिसिस हो पा रही, वरना उसके बाद फाइनली ट्रांसप्लांट ही इसमें आखिरी उपचार होता है. सो ये हम लोग की कुछ रीसेंट पब्लिकेशंस हैं. हम लोग ने सीरीज पब्लिश करना शुरू किया है क्रॉनिक किडनी डिजीज पे. तो ये लास्ट ईयर से सीरीज शुरू हुई थी. दिस इज सीरीज 1 इन मई जुलाई 2023. ये CKD पे सीरीज 2 है मॉडल केसेस की, एंड ये एक स्पेशल सीरीज थी अक्यूट रीनल फेलियर पे, which was published in November January 2023 and 24. और अभी हम लोग का केस सीरीज 4 भी पब्लिश होने जा रहा है. तो बहुत जल्दी से संक्षेप में इसको खत्म करते हैं कि the study shows that serum creatinine can be reduced and eGFR can be improved with homeopathic treatment. Medicine selected on holistic basis along with organ specific remedies have shown positive results. Renal function can be preserved as well as improved. माइंड यू, हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि हमने किडनी को सही कर दिया या हमने किडनी को क्योर कर दिया या किडनी की जो पैथोलॉजी थी हमने उसको रिवर्स कर दिया. इस तरह के टर्मिनोलॉजीज या क्लेम्स हम नहीं कर रहे हैं. हम सिर्फ बात कर रहे हैं रीनल फंक्शन की. रीनल फंक्शन क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज हैं वो फिल्टर आउट होनी चाहिए, और वो इम्प्योरिटीज क्या है, क्रिएटिनिन एंड यूरिया. तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बाद क्रिएटिनिन में और यूरिया में के ब्लड लेवल्स में कमी आई, इसका मतलब कि रीनल फंक्शन इंप्रूव हुआ.
ये हमने सिर्फ यहाँ पर शो किया है। Homeopathic treatment is cost effective with no side effects. Patient respond better with strict diet and regimen and antihypertensive, anti-diabetic and anabolic medicines. So this is a ray of hope for patients in whom hemodialysis and transplant is contraindicated or in patients who cannot afford such costly procedures. The statement that dialysis once commenced can never be stopped इज अ मिथ। अगर आप में से कोई भी ये मानता है या ये उन्होंने सुना है और अभी भी ये कहते हैं कि एक बार डायलिसिस शुरू हो जाती तो खत्म नहीं होती, जो कि ये वाक्य बहुत चलन में रहता है, इसको अब आप गलत मान लीजिए। फिर भी डायलिसिस शुरू होने के बाद भी संभावना होती है कि क्रेटनिन इंप्रूव हो सकता है और डायलिसिस या तो रोकी जा सकती है या डायलिसिस में कमी आ सकती है। हमारे पास ऐसे भी केसेस हैं जिनमें हफ्ते में 3 डायलिसिस चल रही थी तो हफ्ते में 2 डायलिसिस पे आ गए, या हफ्ते में 2 डायलिसिस चल रही थी या 3 चल रही थी और 1 पे आ गए। उनके लिए भी बहुत ज्यादा प्रभावी ट्रीटमेंट है, क्योंकि पर डायलिसिस जो कॉस्ट होती है वो कम से कम 4-5 हजार 6 हजार की उसकी कॉस्ट होती। अगर आपने हफ्ते में 1 डायलिसिस भी आपने कम कर दिया, 3 के बजाय 2 कर दिया, तो पेशेंट को फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सपोर्ट हो जाता है। पर वीक उसका 5-6 thousand 7 thousand का एक्सपेंडिचर बचता है। और दूसरी बात, डायलिसिस के बाद के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, सीवियर वीकनेस, सोडियम पोटेशियम डिसबैलेंस एंड उसके जो रेपरकशंस होते हैं हाइपोनाइट्रीमिया हाइपरकैलेमिया के, उसको भी बचाया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है। सो थैंक यू सो मच, आई एम ओपन टू डिस्कशंस। दीपमाला जी, किन्हीं का कोई क्वेश्चन है? किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली हैंड रेज करें। वैसे तब तक मैं बोलता हूँ दीपमाला जी, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन है, साइंटिफिक अप्रोच है और क्लिनिकल अप्रोच इन्होंने जो देखा है रिपोर्टरी और सारा, ये बहुत ही क्लासिकल अप्रोच है। और मैं समझता हूँ कि यह एक अच्छा इन्होंने गाइडलाइन दिया है कि इन्होंने सही कहा कि अगर हम थोड़ा सा भी डायलिसिस में रिलीफ दे दें पेशेंट को तो बहुत बड़ा योगदान हो सकता है रोगी के लिए। कोई कुछ कहना चाहते हैं? दीपाला जी आप बताइए कुछ। सर एक्चुअली मैं भी थोड़ा सा पेशेंट देख रही थी, तो मैं भी उसमें बिजी हो गई थी। मैंने भी 1-2 थोड़ा सा सबका देखा कि वो रिपोर्टाइज कर रहे थे सीटेडी पे, बहुत अच्छा। पर थोड़ी सी मैं भी अभी थोड़ा बिजी हो गई, तो मैं भी ज्यादा कमेंट तो नहीं कर पाऊंगी। सर का तो मैंने पहले भी देखा है, इनका क्लासिकल अप्रोच भी है, बहुत अच्छे से केस को डिस्कस भी करते हैं, प्रेजेंट भी करते हैं कि बिल्कुल। और कोई कुछ कहना चाहेंगे तो कैंडी, डॉक्टर राम परवेश शाह सर, और भी हमारे पीछे हैं और लोग भी हैं। डॉक्टर कल्याण स्वरूप जी से पूछिए। डॉक्टर कल्याण स्वरूप अभी है नहीं है। डॉक्टर स्वरूप सर, डॉक्टर कुरूप सर हैं, डॉक्टर राम परवेश शाह सर हमारे साथ हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? सर आप अपने आप हेलो को। यस सर। हेलो यस सर, आप हाँ, बोल सकते थैंक यू दीपमाला। कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर गौरंग गुप्ता जी, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। जितने भी आपने जो प्रेजेंटेशन किए, बहुत अच्छा आपका केस था। और किडनी डिजीज से के जो प्रॉब्लम को वास्तविकता में होम्योपैथिक से आपने जो बताए, और बहुत अच्छा ठीक ढंग से उसका जो है डील किए। और एक तरह से साइंटिफिक रोल ऑफ द होलिस्टिक ट्रीटमेंट ही कहिए पूरा जो है, और अच्छा दिए, पेशेंट को रिलीफ दिए, तो बहुत अच्छा लगा जो है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आगे भी आइए, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है किडनी डिजीज पर। ठीक है, ओके।
थैंक यू। डॉक्टर दीपमाला जी। यस सर। यस सर। और कोई है? नहीं सर अभी डॉक्टर तो श्रीधर पुरोहित। ठीक है। जस्ट मिनट, किसी का कमेंट भी आया चैट बॉक्स में। आप कुछ अच्छा। कमेंट है? हाँ सर, एक तो डॉक्टर राम परमेश्वर सर ने किया है और एक देवांगी पांड्या। मैम आप कुछ कहना चाहेंगी? सर का तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन शुरू से ही रहा है, अगर आप कुछ कहना चाहेंगी तो कह सकती हैं। तो सर क्योंकि हमारे पास टाइम है तो मैं कुछ छोटे से टिप्स में यहाँ पर एड ऑन कर देता हूँ यस जो यस यस बिल्कुल बिल्कुल। जो कि प्रैक्टिशनर्स को बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। सो एक तो जो चीज है जो हम लोग का एक्सपीरियंस है कि जिन लोग में लंबे समय से हाइपरटेंशन या डायबिटीज चला आ रहा है उन पेशेंट्स में हम लोग को उनका समय समय पे केएफटी करवाना चाहिए। सीरम यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन आप करवा सकते हैं या पेशेंट्स को ऐसे ही एडवाइस कर सकते हैं कि अपने लेवल पे वो चेक करवाते रहें। जनता में, आम जनता में गलत धारणा ये है, लोग सोचते हैं कि अगर किडनी जैसा अंग जो एक विशेष अंग है हमारे शरीर का, जब उसमें कोई खराबी होगी तो कुछ ना कुछ लक्षण तो आएंगे ही आएंगे, जबकि ये धारणा ही गलत हो जाती है। लोग लक्षण का वेट करते रहते हैं। फैक्ट ये है कि किडनी डिजीज ऑलमोस्ट साइलेंट डिजीज होती है। क्रिएटिनिन बढ़ता जाता है, किडनी डैमेज होती चली जाती है एंड उसके लक्षण तब आते हैं जब किडनी में ऑलमोस्ट 80-90% फंक्शन लॉस हो जाता है। जब किडनी ऑलमोस्ट स्टेज 4 या स्टेज 5 डिजीज पे पहुंच जाती है तब लक्षण आने शुरू होते हैं और फिर लोग घबराते हैं और सीधे डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की स्टेट आती है। तो ये एक अवेयरनेस का इशू भी है कि मरीजों को आप बताइए कि अगर आप जिस जिस आपके अगर किसी भी मरीज को लंबे समय से डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो आप उनको ये बताइए कि इसमें अक्सर लक्षण नहीं आते हैं और आप हर 4-4 महीने या 6-6 महीने में अपना एक बार यूरिया, क्रिएटिनिन एंड यूरिन टेस्ट कराते रहिए। आपको यूरिया या क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ मिलेगा अगर आपकी किडनी डैमेज हो रही, और प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा। केवल यूरिया क्रिएटिनिन भी बहुत अच्छा पैरामीटर इनिशियल स्टेज में नहीं होगा, क्योंकि क्रिएटिनिन यूरिया भी तब बढ़ता है जब किडनी डिजीज स्टेज 2 या 3 की तरफ जाने लगती है। इनिशियल स्टेजेस में, बिगिनिंग स्टेजेस में यूरिन में प्रोटीन आने की संभावना रहती है। तो एक तो ये हो गया कि जिन लोग में लंबे समय से बीपी या शुगर का इलाज चल रहा है उनमें उनको ये करा के देखना चाहिए। दूसरा, वो लोग जो अक्सर दवाई लेते रहते हैं उनको सतर्क रहना चाहिए। और तीसरी चीज ये भी है कि जैसा कि मैंने बताया कि किडनी डिजीज जो है उसके लक्षण तब आते हैं जब किडनी में बहुत सीवियर डैमेज हो जाता है। तो लक्षण का वेट ना करिए, आप पैरामीटर्स को चेक कराइए और अगर कहीं पर भी अर्ली स्टेज में अगर गड़बड़ी दिखती है तो उस वक्त पे होम्योपैथी से अच्छा और हम होम्योपैथी से ज्यादा कारगर इलाज दुनिया में फिलहाल कहीं पर भी नहीं, और किडनी डिजीज को बचाया जा सकता है। हमारे पास ऐसे भी मरीज हैं जिनका 5 साल 10 साल तक का फॉलोअप है। एक पेशेंट हमारे पास है जिसका हमारे पास 15 साल का फॉलोअप है। 15 साल तक उसका होम्योपैथी से इलाज चला और उसको डायलिसिस से और ट्रांसप्लांट से बचा के रखा गया। अल्टीमेटली लास्ट में जाके इतने साल बाद फिर उसको हम लोग ने ट्रांसप्लांट एडवाइस किया। तो होम्योपैथी की यूटिलिटी ये है कि मान लीजिए कोई अगर 70-75 की एज का है या 65-70 की एज का है और उस वक्त अगर उसके ऑलमोस्ट डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की कंडीशन हो रही, उस समय अगर आप होम्योपैथिक दवा से उसके क्रिएटिनिन को इतना समय तक मैनेज कर ले जाएं कि बेसिकली किडनी डिजीज से उसका अंत होने के बजाय उसका अपना जो नेचुरल डेथ होती वही हो जाए। आपने डायलिसिस तक या आपने ट्रांसप्लांट तक उसको पहुंचने ही नहीं दिया, तो ये कितना बड़ा उसको योगदान होगा। तो किडनी डिजीज में होम्योपैथी का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है और ये कुछ टिप्स आप फॉलो करके चलिए अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में, तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा।
सही बताए डॉक्टर गौरव गुप्ता जी कि वास्तविकता में किडनी डिजीज में जितना खर्च होता है और होम्योपैथिक का सहारा ले तो खर्च से कम बचा जा सकता है। कहा भी गया है कि ज्यादा खर्च जो है डी डावर तक बेचवा देता है लोगों को ऐसा भी हम देखे हैं कई पेशेंट किडनी वाले कि जो है डायलिसिस करवा रहा है, डी डावर उसका बिक गया, कई बीघा जमीन बिक गया, समझे ना। तो हाँ, लोग सोचता है कि जो है करे, लेकिन उस पीरियड में होम्योपैथिक के सहारा ले तो बहुत जो है उसको पैसा से बचाव हो सकता है और खर्च कम हो सकता है। बहुत अच्छा आप ही बताए, इस चीज जो है हम देखे हैं। ठीक है सर, इसमें मैं भी एक बात बोलना चाहूंगी कि मैंने भी देखा एक अवेयरनेस और भी फैलाना चाहिए कि अगर किन्हीं को भी कोई भी पेशेंट हो, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जाकर डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अपने मन से या किन्हीं के कहने पर मेडिसिन स्टोर से लेकर कोई भी मेडिसिन, स्टेरॉइड या पैरासिटामोल अगर लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट डायरेक्ट हमारे किडनी पे भी पड़ता, तो ये भी सीकेडी का बहुत बड़ा एक मेन फैक्टर बन जाता है। बिल्कुल, ये मैंने अपने रिलेटिव्स में भी देखा है ऐसा कि बिल्कुल उनको लास्ट स्टेज पे जब किडनी फेलियर हो गई तो पता चलता है। और ये सडन तो होता नहीं है, जब भी इसका रीजन है बैकग्राउंड में, आप साल 2 साल 3 साल से लगातार आपका हिस्ट्री आप देखिए तो आप पैरासिटामोल स्टेरॉइड आपने इतना ज्यादा ले लिया है, तो इसके लिए भी हमें अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप किसी भी कंसल्टेंट के पास आप जाकर आप जरूर परामर्श लें। बिल्कुल। और जैसा कि मैंने शुरुआत में भी, प्रेजेंटेशन के शुरुआत में मैंने बोला था इसी पॉइंट के ऊपर कि बच्चों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर सेल्फ मेडिकेशन का, जो आपने बताया। माँ बाप बच्चों को लेके आज को इतना ज्यादा चिंता करते हैं, उनको लगता है कि खाली 99 बुखार भी होता है, 99 फीवर भी होता है, वो तुरंत इस तरह की मेडिसिन, एंटीपायरेटिक मेडिसिन, फीवर की मेडिसिन शुरू कर देते हैं, एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं। वो करते हैं बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए, और फैक्ट ये है कि छोटे छोटे बच्चों की किडनी डैमेज हो जाती है। जब इस तरह के बच्चे हमारे पास आते हैं तो सीवियर उनको एडिमा होता है, सीवियर एनएसआर का होता है, चेहरा बिल्कुल सूजन से गोल, जो मून फेस बोलते हैं, एडिसन्स डिजीज टाइप की कंडीशन में बच्चे आते हैं, और उनको देख के इतनी तकलीफ होती है कि ना उनको डायलिसिस हो सकता है, ट्रांसप्लांट भी बहुत मुश्किल है उस कंडीशन में। और जैसा कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की बात हुई, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे बोला कि सर अब हम इस लायक तो नहीं है कि हम ट्रांसप्लांट करा सके या बच्चे का इलाज करवा सके, ये तो हमारे हाथ से गया, ज्यादा होगा तो हम बड़े भारी मन से कहते कि हम एक दूसरा बच्चा कर लेंगे, यहाँ तक मैंने सुना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये ज्यादातर ये होता है फीवर, बच्चों में जो फीवर, आमतौर ये देखा जाता है कि ये लोग खुद से ही सेल्फ मेडिकेशन दे देते हैं, फीवर का पैरासिटामोल सिरप दे देते हैं। सबसे ज्यादा तो हार्मफुल यही है, वो तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। सानी सर, आप कुछ कहेंगे इसमें ऐड? दीपमाला जी, यस सर। डॉक्टर गौरव, अच्छा ठीक है, हो गया चेंज, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। यस सर। आपका बहुत अच्छा। अभी वो होस्ट को चेंज करना था, डॉक्टर दी तो गौरव जी होस्ट हो गए थे, लेकिन अभी डॉक्टर नहीं, हो गया, ठीक है, आईएफटीएस पोस्ट है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अभी ठीक है वो। डॉक्टर धनेश होस्ट भी हो गए हैं। हाँ, डॉक्टर धनेश होस्ट। सर, बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन रहा। आप ऐसे ही आते रहिए और अपना एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर करते रहिए। अभी रिसेंटली हम लोग दिल्ली में आपके पापा से भी मिले हैं, सर से मिलकर आए हैं। डॉक्टर गौरव से भी मेरी मुलाकात हुई है दिल्ली में। नहीं, मुझसे मुलाकात नहीं हुई, मैं नहीं मिल पाई, इतनी भीड़ थी तो पता ही नहीं चला कौन किधर है, कहाँ है। गिरीश सर से मेरी मुलाकात हुई। और किसी को कुछ कहना? हमारा टाइम, हमारे पास ओनली 2 मिनट्स बचे हैं। सर, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? हेलो। हाँ, ये सर, आप कुछ 2 मिनट हमारे पास है। हाँ, ये जो बड़ा अच्छा किडनी का जो सर, एक क्वेश्चन आया है, जस्ट अ मिनट सर, एक क्वेश्चन आया है डॉक्टर लात मनोहरन का है, हाई फास्फोरस इन डायलिसिस पेशेंट, हाउ टू मैनेज?
डॉक्टर गौरन, चैट बॉक्स में आप देख लिए क्वेश्चन है। हाँ जी जी जी। तो बहुत अच्छा सवाल है और आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन। सो पॉइंट ये है कि अगर आप यहाँ पर, वैसे मुझे बहुत ज्यादा एलोपैथी वर्सेस होम्योपैथी डिस्कशन पसंद नहीं होता कि हम उसको एज अ वॉर सिचुएशन या एज अ बैटल देखें, लेकिन यहाँ जस्ट फॉर डिस्कशन से अगर आप समझिए, एलोपैथी में हर पॉइंट को मैनेज किया जाता है। सोडियम गड़बड़ हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो आप सोडियम को इन्फ्यूज कर दीजिए। हाई हो रहा है तो उसको लो कर दीजिए। जैसे हाइपरकैलिमिया होता है, हाई पोटेशियम लेवल होने लगता है, तो एर्कमीन वगैरह दी जाती है जो कि पोटेशियम बाइंडर होती है, के बाइंडर नाम से भी आती है। ये दिया जाता है कि पोटेशियम को मैनेज कर दिया जाए। जो प्रॉब्लम आ, जैसे हाइपोप्रोटीनीमिया हो रहा है, पेशेंट में प्रोटीन लेवल्स डाउन हो रहे हैं, तो उसको एल्ब्यूमिन इन्फ्यूजन दे दिया जाता है। अगर हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन दे दिया जाता है। इंडिविजुअल पैरामीटर्स को बाहर से भरपाई करी जाती है या उसको रिड्यूस किया जाता है। होम्योपैथी का मजा यह है कि जब आप रीनल फंक्शन को इंप्रूव कर रहे हैं, तो आपको सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस और क्लोराइड को मैनेज करने की जरूरत ही नहीं, या अमोनिया को मैनेज करने की जरूरत ही नहीं। जब रीनल फंक्शन इंप्रूव होगा, तो बॉडी का जो नेचुरल फिल्टर है, जो इनबिल्ट जो ऑर्गन है, जो किडनी, उसमें ये सारे फीचर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं कि सोडियम को कैसे मैनेज करना है, पोटेशियम को कैसे मैनेज करना है। जब किडनी के इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स काम करने लगेंगे, उसके ग्लोमेरुलस से लेके उसका जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, एंड उसका जो एसीटी है, डीसीटी है, सॉरी पीसीटी, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हर पोर्शन का, नेफ्रॉन्स के हर पार्ट का अलग कुछ ना कुछ फंक्शन है। जब ये फंक्शन इंप्रूव होने लगेगा, तो सारे जो भी जो बायोकेमिकल्स हैं एंड जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो ऑटो मैनेज होने लगेंगे। आपको बाहर से आर्टिफिशियली इन लेवल्स को मेंटेन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो जैसे आप एल्कलोसिस के केसेस में देखते हैं कि अमोनिया जहां पर बढ़ता है, वहां पर सोडा बाइकार्ब के इंजेक्शंस दिए जाते हैं मॉडर्न साइंस में। यहाँ पर आपको देने की जरूरत ही नहीं। इंटरप्ट यू सर, हमारा टाइम खत्म हो गया अब हमारा। राइट, तो मैं बस लास्ट सेंटेंस पे खत्म कर रहा हूँ कि जैसे जो सोडा बाइकार्ब देके अमोनिया को मैनेज किया जाता है, जब आप होम्योपैथिक दवा से मैनेज करेंगे, तो किडनी अपने आप ही इन सारी सिचुएशंस को, एल्कोलोसिस, कीटोसिस, एसिडोसिस को मैनेज करेगी। एंड विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर गौरन। ऐसे ही आते रहिए, अपना एक्सपीरियंस हम लोग के साथ हमेशा शेयर करते रहिए। थैंक यू। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है, इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सो आपके मंच पर डॉक्टर गणेश को हैंड ओवर कर रही हूँ।